नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माय लव माय थॉट्स में। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्फ बिल संसद में पास हो चुका है, दोनों सदनों में पास हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में। धमकियां आपके सामने हैं। हम सड़कें जाम कर देंगे, हम किसान आंदोलन की तरह करेंगे, जगह जगह शाहीन बाग बना दिया जाएगा। ये धमकियां हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कोई पहली बात नहीं। हम इन धमकियों को लगातार देखते आ रहे हैं, और केवल धमकियों को नहीं देखते आ रहे हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देखते चले आते हैं। दोस्तों, हमने कश्मीर में डेमोग्राफी को बदलते हुए देखा है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हाथ में कश्मीर की घाटी को जाते हुए देखा है। कश्मीर में पलायन को हमने देखा है। अभी हमने नागपुर में देखा, हमने संभल में देखा, हमने मेरठ में देखा, हमने जगह जगह दंगे देखे। बार बार पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा चंद शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वो चंद शब्द हैं दंगा सुनियोजित। दंगा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। फ्रेंड्स, कभी सिमी को बोल दिया जाता है, कभी पीएफआई को बोल दिया जाता है, कभी 10-20 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ लिया जाता है, 50-100 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ लिया जाता है, और यहाँ हमारे उनको हमने अरेस्ट कर दिया, थोड़ी बहुत पिटाई हो गई, वो जेल चले गए। यहाँ पर हमारे पुलिस की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके के हिंसापूर्ण वातावरण को हमें मूल रूप से समझना आवश्यक है। हमें समझना होगा कि मुस्लिम समुदाय द्वारा, इस्लामिक समुदाय द्वारा ये हिंसा बार बार क्यों की जा रही है, इसके जड़ में क्या है। हम बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड हो गया, जिसे अभी हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है अमेंडमेंट बिल ला करके। पॉपुलेशन जिहाद पर हम बात करते हैं, लव जिहाद पर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिहाद पर हम बात करते हैं, रेडिकल जिहाद पर हम बात करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जिहाद पर हम बात करते हैं, और कल्चरल जिहाद पर हम बात करते हैं। और इसके लिए हमारे पास में चंद लोगों को हम दोषी, चंद लोगों के ग्रुप को हम दोषी ठहरा देते हैं। इसमें सिमी है, पीएफआई है, और जमात उद दावा, इस तरीके के कुछ संगठन, और भी कुछ संगठन हो सकते हैं जिन्हें हम बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन इसके मूल में हम जाना नहीं चाहते। कभी कभी कुछ मदरसों का नाम आ जाता है, इलीगल मदरसों का नाम आ जाता है, उनकी इलीगल एक्टिविटीज सामने आ जाती है। दोस्तों, बात यहाँ तक नहीं है। जहां तक मेरा विचार है, बात इससे बहुत आगे है, और उसे हमें समझना की आवश्यकता है कि क्या क्या हमारे देश में हो चुका है, और किस चीज की तैयारियां मेरे दृष्टिकोण के अनुसार चल रही हैं। इसे समझने की बहुत गहनता से आवश्यकता है। दोस्तों, हम बार बार सुनते चले आ रहे हैं एक शब्द, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद मतलब हिंद को, इस्लामी हिंद का, हिंदुस्तान का, भारत का इस्लामीकरण करना। अब किसी भी देश का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अधीन लाने के लिए किन किन चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, और उस पर इस्लामिक कम्युनिटी द्वारा, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा किस तरीके की एक्टिविटीज भारत में की गई हैं या की जा रही हैं, इसे समझने के लिए चंद पॉइंट्स को समझने की आवश्यकता है। इसमें देखिए, किसी भी देश को अगर आपको चलाना है,
तो उसको उसमें मुख्य रूप से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान। दूसरे नंबर पर लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारे स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर राज्य सरकार की राज्य पुलिस है, तो पुलिस किसी भी चीज की सुरक्षा संरक्षा नियंत्रित करती है, सुनिश्चित करती है। हमारे देश के अंदर चाहे हम विधायिका की बात करें, तो विधायिका अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन चाहती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले किसको बुलाती है, पुलिस को बुलाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाती है। हमारी न्यायपालिका अगर लॉ ब्रेकर्स के अगेंस्ट कोई भी जजमेंट देती है, उसके लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जजमेंट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है किसी भी देश को चलाने के लिए, लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पर ट्रेनिंग सेंटर्स आ जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए, किस तरीके से हम ट्रेन करेंगे, किस प्रकार का हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, किस प्रकार का हमारा लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स कौन से होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होगा, तो दीज आर द ट्रेनिंग सेंटर्स। नेक्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे लॉज हैं, किस प्रकार से हम पब्लिक तक पहुंचे, किस प्रकार से रेवेन्यू को हम कंट्रोल करेंगे, ये किसी भी तरीके का रेवेन्यू हो सकता है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। नेक्स्ट इज द सपोर्टिंग कम्युनिटी। कौन सी सपोर्टिंग कम्युनिटी है, सारी कम्युनिटीज किसी भी सरकार की सपोर्टिंग नहीं हो सकती, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसी होती है जो सपोर्ट गवर्नमेंट को करती है, किसी भी देश की सरकार को करती है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल सपोर्ट। देखिए क्या है, वी आर ऑल द इकोनॉमीज इन दिस वर्ल्ड are the open economy which have economic relations, political relations with the rest of the world. किसी भी देश में यदि हमें व्यवस्था को परिवर्तित करना है तो निश्चित रूप से हमें किसकी आवश्यकता होती है, इंटरनेशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, यूनाइटेड नेशंस की आवश्यकता होती है, और यूनाइटेड नेशंस के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट थिंग इंटरनेशनल सपोर्ट आ गया। एक चीज इसमें मैंने नहीं लिखा है, दैट इज द लैंग्वेज, भाषा। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल विंग। पॉलिटिकल विंग किस प्रकार से काम करेगी, ये आवश्यक होता है। मेन सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी मिलिट्री है, हमारा इंडियन नेवी है या इंडियन एयरफोर्स है, या अभी कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस हमने सीडीएस बनाया है, कंबाइंड डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम हमने अभी डेवलप किया है। वो है जुडिशियरी एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जुडिशरी हमारी किस प्रकार की होगी, हमारी एनर्जी कहां से, किस प्रकार से एनर्जी हमारी नीड्स पूरी होंगी, दीज ऑल आर द नेसेसिटीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू रन ए पर्टिकुलर नेशन। सो फ्रेंड्स, हम इन चीजों पर ध्यान देने जा रहे हैं और इन्हें किस प्रकार से इसके माध्यम से भी कंट्रोल किया जा रहा है, इस चीज पर सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जहां तक हम इस्लाम की बात करते हैं, एक व्यवस्था हमारे देश में डेवलप की गई है, विकसित की गई है, और धीरे 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 विकसित की जा रही है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक। और देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, कांग्रेस द्वारा लाया गया, लेकिन आज जितनी भी सरकारें आती चली जा रही हैं बीजेपी को छोड़कर के, वो धीरे 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 एक पैरेलल संवैधानिक व्यवस्था, समानांतर संवैधानिक व्यवस्था इस देश के अंदर क्रिएट करती चली जा रही है, शरिया के रूप में, मुस्लिम पर्सनल लॉज के रूप में। जब भी हम उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिकली मुस्लिम जगत के लिए ही बेनिफिशियरी क्यों ना हो, बेनिफिट देने वाला, लाभ देने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन मुस्लिम से ज्यादा जो विरोध होता है हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स, जो
हमारी सनातन पॉलिटिक्स है, जो सनातनी पॉलिटिशियंस हैं, उनके द्वारा ये विरोध आता है। वो एक ऐसी पैरेलल व्यवस्था उन्होंने देश के अंदर खड़ी कर दी है, एक समानांतर व्यवस्था इस तरीके की खड़ी कर दी है और कर रहे हैं जो आगे जाकर के घातक होगा। तो मुस्लिम्स के पास में, जहां तक गजवाए हिंद की बात है, उनके पास में एक पर्टिकुलर संविधान है, एक पर्टिकुलर नियमावली है, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम सरिया के नाम से जानते हैं। उन्हें अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे वो, जब पहले कहते थे कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, लेकिन आज धार्मिक आजादी के नाम, आज धार्मिक स्वतंत्रता के नाम, वो धीरे धीरे सरिया को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रखने लगे और देश को, अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी को देश के अंदर सरिया के माध्यम से चलाना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से गलत है और संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन है। इसको स्ट्रिक्टली रोके जाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हम देखें, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में, छोटी छोटी व्यवस्थाओं में किस तरीके से विरोधाभास आ रहा है, किस प्रकार से आक्रोशित वो लोगों को कर रहे हैं, किस प्रकार से उकसा रहे हैं और किस प्रकार से छोटे छोटे अमेंडमेंट्स को वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सीए पर देखा है, हमने एनसीआर पर देखा है, हमने एनपीआर पर देखा है, हमने जब हमने हिजाब प्रथा को खत्म करना चाहा तब हमने देखा है, जब हमने 3 तलाक व्यवस्था को खत्म करना चाहा तो देखा है, हमने बहुविवाह व्यवस्था को अगर हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं। तो सरिया, उनके पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन है और जिहाद के माध्यम से, जद्दोजहद के माध्यम से वो सरिया का इम्प्लीमेंटेशन देश में चाहते हैं और धीरे धीरे वो चाहते हैं कि हम इस सरिया को, सरिया से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जब भी हम गजवाए हिंद को पूर्ण रूप से लेकर के आएंगे तो सरिया से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को रिप्लेस कर देंगे। ये उनका एक मोटिव है और उस मोटिव में वो एक स्तर तक अभी तक सफल दिखाई देते हैं। अगर हम विश्लेषण करते हैं तो सिविल लॉज में वो शोर मचा रहे हैं और धीरे धीरे वो आज बोलने लगे हैं कि सरिया संविधान से पहले। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि वो संविधान लेकर के चलते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो धीरे से अपनी बात को सरका देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तो केवल इसलिए लेते हैं जिससे एक सनातन धर्म की एक जाति विशेष उनके पूर्ण समर्थन में आ जाए, एक जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति तबका है वो उनके समर्थन में आ जाए। उसके लिए बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कंट्राडिक्टरी कंट्रडिक्शन देखें तो विरोधाभास देखें तो क्या है कि वो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं, सरिया को मानें। जब आप सरिया को मानेंगे तो आप संविधान की बात कहां से ले आएंगे? तो फ्रेंड्स, इसे समझने की आवश्यकता है कि उनका ये जो प्रयास है एक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट इज लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स। अब इस्लाम ऐसे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कौन से लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स और वो किस प्रकार से, देखिए बहुत ही घातक बात है, बहुत ही मैं आपको घातक बात बताने जा रहा हूं कि अगर ऐसा है, ये मेरे हालांकि दिमाग की उपज है, मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारी पुलिस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी पॉलिटिक्स को सचेत हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। देखिए क्या है, अगर हम किसी भी एक मोहल्ले में जाते हैं, एक गांव में जाते हैं, तो एक मस्जिदों का बहुत बड़ा झुंड है और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले हम इबादत पे आ जाते हैं। इबादत एकांत में की जाती है,
लेकिन जो कुछ समय पहले से दो एक दशक से 2 या 3 दशक हो गए होंगे, 2-3 दशक के पीछे को अगर हम थोड़ा सा देखें, तो इस समय पर मस्जिद में जाकर के पांचों टाइम की नमाज और उसके लिए जमात की इस तरीके की व्यवस्था की गई है, करने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी मेल मुस्लिम्स हैं वो जाकर के मस्जिद में इकट्ठे हों। जैसे ही माइक बोले, जैसे ही लाउड स्पीकर्स में अ, ऐलान किया जाए, तो सारे मुस्लिम्स वहां इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ें। फ्रेंड्स, नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो ये समूहीकरण हो रहा है, दिन में 5 बार जो समूहीकरण हो रहा है, ये कहीं खतरे की घंटी बजाता है। क्योंकि अभी हमने कश्मीर के अंदर देखा, अभी हमने बांग्लादेश के अंदर देखा, अभी हमने और भी कई जगह देखा, या छोटे छोटे दंगे जो ग्रुप्स में हमारे सामने आते रहते हैं, चाहे संभल में आया हो, नागपुर में अभी करंट में आया हो, मेरठ में आया हो, मलियाला में आया हो, लोहो हिंसा की हम बात कर ले। लोग बाग पुलिस के पास में केवल एक चीज रहती है कि लोग इकट्ठे कैसे हो जाएं। तो फ्रेंड्स, उन्हें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास में एक पूरा नेटवर्क, जब एक दिन में 5 बार कुछ लोग मोहल्ले के आसपास के लोग एक मस्जिद में इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक कम्युनिटी विशेष के लिए कि वो भीड़ को इकट्ठा करें। और आप अगर पुलिस चौकी का आकलन करें, तो मोहल्ले में या 2 मोहल्लों में एक पुलिस चौकी होती है, उसमें कितने लोग होते हैं हम जानते हैं। लेकिन अगर उसी मोहल्ले की हम बात करें, उसी पर्टिकुलर गांव की बात करें, तो 10-10, 15-15 मस्जिद बना ली गई है, उसमें लोग इकट्ठा होते हैं, और भीड़ किस समय कितना एग्रेशन में आ जाए, इसे हम बता नहीं सकते। अगर इन मस्जिदों को अगर हम पूरा इसको थोड़ा और एनलार्ज करके देखें, तो एक शहर के अंदर एक जामा मस्जिद, अगर हम इन मस्जिदों को, जो मेरे ख्याल से हो रहा है, जामा मस्जिद से कनेक्ट कर दें, और जिले की सारी जामा मस्जिदों को एक पर्टिकुलर जामा मस्जिद से कनेक्ट कर दें, और डिस्ट्रिक्ट की, जिले की सारी जामा मस्जिदों को एक पर्टिकुलर स्टेट के सेंटर से अटैच कर दें, और स्टेट के सेंटर्स को पूरे देश से अगर हम अटैच कर दें, तो भीड़ केवल एक मोहल्ले में नहीं, केवल एक गांव में नहीं, केवल एक शहर में नहीं, केवल एक जिले में नहीं, केवल एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हम इकट्ठी कर सकते हैं। इस्लाम इकट्ठी कर सकता है। मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इबादत से किसी को भी आपत्ति नहीं है। इबादत सभी अपने सभी धर्म करते हैं। सिख गुरुद्वारे में इबादत करते हैं, जैन अपने मंदिरों में इबादत करते हैं, क्रिश्चियंस अपने चर्चों में इबादत करते हैं, हिंदूज अपने मंदिरों में पूजा पाठ अर्चना करते हैं। मुस्लिम्स के पास में हालांकि मस्जिदों में कुछ भी नहीं होता, केवल दीवारें होती हैं। हिंदुओं को ये कह सकते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, चर्च में भी वो ईसा मसीह के दर्शन करने जाते हैं, जो भी उनके इसी तरीके से। लेकिन मस्जिदों में ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिदों में केवल समूहीकरण की बात आती है, क्योंकि नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। समूहीकरण 5 बार क्यों प्रैक्टिस करवाई जा रही है? और आप समझिए, अगर इन्हें इस्लाम या मौलवी इन्हें सिक्योरिटी प्लेसेस के रूप में डेवलप कर दें, तो इनकी कितना वर्क फोर्स होगा, इनकी कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी, और आपके पास में कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे। आज तो आप क्या करते हैं, एक मोहल्ले में दंगा हुआ, एक शहर में दंगा हुआ, आपने आसपास के थानों की पुलिस बुला ली, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला लिया, बहुत ज्यादा भी होगा तो आप मिलिट्री बुला सकते हैं। लेकिन अगर अगर ये बृहद रूप से फैला, जैसा कश्मीर में हमने देखा, कहां से ऐलान हुआ था? मस्जिदों से ऐलान हुआ था, मदरसों से ऐलान हुआ था, दरगाहों से ऐलान हुआ था। अगर इस तरीके की व्यवस्था बनी, यदि इस तरीके की
व्यवस्था बनी तो कहां पर आप जाएंगे, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस संभाल पाएंगी? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला भीड़ में फंस जाता है, जिहादियों की भीड़ में फंस जाता है, तो निश्चित रूप से उसके साथ मारपीट होती है, अभद्र व्यवहार होता है, उसकी वर्दियां फाड़ दी जाती हैं, क्योंकि वो कभी भी पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में देखते ही नहीं है। वो केवल सनातनी सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में देखते हैं और उनको डिमोरलाइज हमेशा करना चाहते हैं, उनका जो मोरल है वो डाउन करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कड़ी क्या रहती है, इसमें सबसे बड़ा जो व्यवस्था उनकी रहती है कि संविधान के अनुसार वो काम नहीं करें। अब उन पर ये आक्षेप लगा देना बहुत ही सरल और सहज। और सपोर्ट किसे मिलता है? सपोर्ट किससे उन्हें मिलता है? सपोर्ट मिलता है जो उनकी वोटों के एहसान तले दबे हुए राजनीतिक दल हैं, उनका उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अगर ऐसी व्यवस्था एक दिन जाकर के आई कि मस्जिदें, मदरसे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका लोकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर तब्दील हो गए, उनको कंट्रोल नहीं किया गया, दरगाहें अगर इस तरीके की व्यवस्था में उतर आई जिस प्रकार से कश्मीर में किया गया, तो एक समस्या की बात हो जाएगी। उसे नियंत्रित करना निश्चित रूप से भारी होगा। वो गलत नहीं कह रहे कि हम शाहीन बाग जगह जगह बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू एक शिक्षा उन्हें दी जा रही है, कंटिन्यू उन्हें कट्टर बनाया जा रहा है, उनका समूहीकरण किया जा रहा है, उन्हें लड़ना सिखाया जा रहा है कंटिन्यू। ऐसा नहीं है सारे मुस्लिम्स इस प्रकार के हैं, अगर सारे हो गए होते तो अब तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई होती। एक बड़ा तबका मुस्लिम्स का इस प्रकार का है, बड़ा सीधा सरल और सहज है, वो किसी भी प्रकार की बदतमीजियां राष्ट्र के अंदर नहीं चाहता। लेकिन जब गुंडा एलिमेंट्स सीधे लोगों पर हावी होता है, तो उन्हें जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भागी हैं, उन्हें इस तरीके से भागना। तो फ्रेंड्स, ये समझने की बात है कि उनके पास में लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और ये जो लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स हैं, यही किसे गवर्न करते हैं? ये गवर्न करते हैं सिमी, ये गवर्न करते हैं पीएफआई को, ये गवर्न करते हैं जमात-उद-दावा। तो लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स उनके पास में हो गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लोकल सिक्योरिटी वो धीरे धीरे डेवलप करते चले जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज, अभी देखिए ना, यूपीएससी में एक भारतीय राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, एक आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारे पास है इंग्लिश है, फ्रेंच है। हम यहां तक भी रखते तो ठीक था, लेकिन हमने खुद ही केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमने धीरे धीरे क्या किया, उसमें उर्दू को भी हम ले आए। उर्दू की कॉपी जांचने वाले कौन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज की तरफ भी लैंग्वेज जिहाद वो कर रहे हैं, लैंग्वेज के माध्यम से वो जिहाद उनका चल रहा है, गजवाई हिंद उनका चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स, हाँ ट्रेनिंग सेंटर्स, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेनिंग सेंटर्स। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग सेंटर देखिए, शरिया की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है? मदरसों। कुरान की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, इस्लामिक जीवन पद्धति की उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है? मदरसों में। उन्हें समूहीकरण की ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है? मदरसों में। अगर हम बात करें उनकी पर्टिकुलर एजुकेशन की, उसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है? मदरसों में। तो उनको लाइफ स्टाइल की पूरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरीके से चंद मदरसों के नाम पहले भी आते रहे हैं कि वो जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो बम बनाने की प्रक्रिया हो, अवैध हथियार रखने की प्रक्रिया हो, विभिन्न मदरसों का नाम इसके अंदर आता रहा है। तो ट्रेनिंग सेंटर्स धीरे धीरे हमारे देश के अंदर डेवलप होते चले जा रहे हैं, और हो रहे हैं, हो गए हैं। इसके बाद में सपोर्टिंग कम्युनिटी, तो भाई सीधी सी बात है, एक कलेक्टिव उनके एफर्ट हैं, आपके पास में कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं, चाहे वो हिंदू हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो,
क्रिश्चियंस हों, हमारे देश के अंदर अभी भी इनके पास में कोई भी कलेक्टिव एफर्ट्स इनके नहीं। अगर इनके ऊपर आक्रमण होता भी, हमने देखा नागपुर में चंद लोग आए, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, 50-100 लोग आते हैं आपके ऊपर, आपकी बस्ती में आकर के पत्थर फेंकते हैं, आपकी गाड़ियों में आग लगा देते हैं, आपकी दुकानों में आग लगा देते हैं। संभल में पुलिस के ऊपर गोली चला दी जाती है। नूह में एक कम्युनिटी को मार करके भगा दिया जाता है। क्या है, उनको कलेक्टिव, एक तरीके से कलेक्टिव इन्वेज, कलेक्टिव अटैक्स, वो कलेक्टिव अटैक्स करते हैं। और हमारे पास में कलेक्टिव तो छोड़िए, हम अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए भी हम हथियार नहीं उठा पा रहे हैं, वो आकर के हमारे घर के अंदर आकर के हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी बहन बेटी बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम किस पर डिपेंड हो गए? हम पुलिस पर डिपेंड। सिंपल सी बात है, आज हमारे साथ कुछ होता है, हम किसके पास भगते हैं? पुलिस के पास। विधायिका किसके पास भगती है? सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। जुडिशरी किसके पास भगती है? सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भगती है। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने लोकल सिक्योरिटी सेंटर्स में बताया, पुलिस कहां रह जाएगी भैया? जब इतनी सारी मस्जिदों में एक कलेक्टिव एफर्ट्स उनके होंगे, और आपके पास एक पुलिस चौकी है, उनके पास में इतनी सारी मस्जिदें हैं, एक जामा मस्जिद है, आपके पास में क्या है? एक थाना है। तो इतने बड़े पैमाने पर, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे कश्मीर में हुआ, अगर कोई घटना होने लगे तो हिंदू तो सो रहा है, सिख तो सो रहा है, जैन तो सो रहा है, बौद्ध तो सो रहा है, क्रिश्चियन तो सो रहा है, पारसी तो सो रहा है। भाई कंट्रोल कैसे करेंगे? पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वालों को थोड़ी देर में पकड़ लेंगे, पुलिस को थाने में कैद कर दिया जाए तो क्या कर पाएंगे पुलिस? उन्हें पता है सनातनी पुलिस है। आप पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाएंगे, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके पास है? आप मिलिट्री बुलाएंगे, कितनी मिलिट्री आपके पास है? और एक्सटर्नल चारों तरफ की स्थिति, चाहे बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, आसपास जो नियर बाई आपके नेशंस हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं, ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पर हमें सोचने की बहुत अधिक आवश्यकता है। सपोर्टिंग कम्युनिटी उनके पास में है, और सबसे बड़ी बात कलेक्टिव उनके एफर्ट्स हैं, कलेक्टिव सपोर्ट उनका है, उनके पास में है, और इस पर उनका जिहाद का काम चल रहा है। और सपोर्टिंग कम्युनिटी के साथ ही एक चीज और आ जाती है, फ्रेंड्स, पॉपुलेशन जिहाद। अब इसमें वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अब पॉपुलेशन जो वो बढ़ा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे बड़ी बात क्या है? वो केवल पॉपुलेशन यही नहीं बढ़ा रहे, वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाने के लिए, वो पॉपुलेशन में चेंजेस लाने के लिए वो बाहर से लोगों को बुला रहे हैं और अपने घर में स्थान दे रहे हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं कि 2 करोड़ या 3 करोड़ रोहिंग्यास हमारे यहाँ है, बांग्लादेशी हमारे यहाँ है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन हमारे देश के लोग उसे कहाँ कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कितना निकाल पा रहे हैं? आज तक हम सीए ढंग से नहीं इंप्लीमेंट कर पाए, आज तक हम एनआरसी नहीं ला पाए, आज तक हम एनपीआर नहीं ला पाए। कारण क्या है? क्योंकि वो उनका आइडेंटिफिकेशन होने ही नहीं देना चाहते। बहाने बहुत तरीके के उनके पास में है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन हो। सो फ्रेंड्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी भी फिलहाल में क्या करना चाहिए? जब तक सीए नहीं आ रहा है, एनआरसी नहीं आ रहा है, एनपीआर नहीं आ रहा है, देखिए क्या होता है, पॉपुलेशन जो बढ़ती है, जनसंख्या जब बढ़ती है तो नीचे से बढ़ती है। नए बच्चे आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर 10 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, या कोई बुजुर्ग के रेशो में पॉपुलेशन बढ़ रही है, then we have to think about that, और we have to identify those persons जो बड़े लोग हैं, उनको हमें 1 साल से बड़े हैं, चलिए 1 साल तक हो सकता है रजिस्ट्रेशन ना हो पाया हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा अगर किसी की एज के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई सच पर्सन्स who are more than 1 year, more than age of 1 year,
एक वर्ष से अगर अधिक की जनसंख्या में बदलाव आया है तो हमें उसे देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है क्योंकि जनसंख्या बेस से बढ़ती है। बच्चा पैदा होता है, कभी भी बड़ा पैदा नहीं होता। बड़ा आया है, बड़ी लोगों की जनसंख्या अगर कहीं आई है तो निश्चित रूप से गलत आई है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ ही जनसंख्या पर नियंत्रण की बात गवर्नमेंट के हाथ में, उसे किस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए, डेमोग्राफिक डिसबैलेंस जिससे ना हो, ये गवर्नमेंट का काम है। इंटरनेशनल सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट, अब देखिए अगर आज जरा भी बात कोई इस्लाम की होती है, देन मोर देन 57 कंट्रीज, 57 देशों से अधिक मुस्लिम देश और अन्य देश आपके अगेंस्ट बोलने के लिए हमेशा तैयार, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना इज नॉट ए मुस्लिम कंट्री, बट उसने कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो इंटरनेशनल सपोर्ट की जहां तक बात आती है, अगर इस तरीके की कोई स्थिति देश के अंदर आती है तो उनके पास में इंटरनेशनल सपोर्ट है। इसे सोचने की जरूरत है पॉलिटिकल विंग। तो पॉलिटिकल विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उन्होंने एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की हम बात करें, जो बेसिकली कश्मीर में घाटी में अपना प्रभाव रखती हैं, या हम AIM की बात करें जिसमें असदुद्दीन ओवैसी वगैरह आते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पहले थी, आजकल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जिसका बेसिकली केरल में बहुत बड़ा प्रभाव है। और चाहे हम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें जिसमें बदरुद्दीन अजमल वगैरह आते हैं, जो आसाम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आ जाती है, चाहे हम पीस पार्टी की बात करें या राष्ट्रीय ओलामा काउंसिल की बात करें, नेशनल ओलामा काउंसिल की बात करें, इन्होंने इस तरीके की मुस्लिम पार्टीज डेवलप की हैं देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। लेकिन अभी भी चूंकि जनसंख्या थोड़ी सी नियंत्रण में है तो ये कामयाब नहीं होगा। जिहादी सोच अभी भी कामयाब नहीं हो पा रही है, लेकिन इनका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ा है और इसे आप नकार नहीं सकते, इसे आप रोक नहीं सकते। ये निश्चित रूप से प्रभाव बढ़ा है, इसे कंट्रोल किए जाने की आवश्यकता है। धार्मिक आधार पर बने हुए संगठन है, धार्मिक नामों से बने हुए संगठन है, आपने इन्हें देश दे दिया, उसके बाद भी ये इस तरीके की स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन चलिए, अब जब ये कामयाब नहीं हो रहे तो कर क्या रहे? पॉलिटिक्स में ये किस तरीके का डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं? जैसा अभी हमने देखा 288 समथिंग वोटें लोकसभा में जब वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रही थी, मत विभाजन हुआ, 288 वोट मेरे ख्याल से पक्ष में पड़े वक्फ अमेंडमेंट बिल के में, और 237 वोट विपक्ष में। इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। 237 वोट इनके तो नहीं थे, किसके थे? उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, लेकिन इनके नहीं। इनके नियर अबाउट 37 वोट, मतलब 195 वोट जो गए तो दूसरी कम्युनिटीज के सामने। अब इंडियन पॉलिटिक्स में है जो इस्लामिक जिहाद चल रहा है, उसके अंदर ये जानते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो AIM हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, चाहे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, चाहे वो पीस पार्टी हो या राष्ट्रीय ओलामा काउंसिल, इसे वो सत्ता में नहीं ला सकते। इसके लिए वो जिहाद कर रहे हैं, पॉपुलेशन जिहाद कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। तो अब उनके पास में तरीका क्या रह जाता है? वो हमारे साथ खेलते हैं चेयरमैन, वो हमारे साथ खेलते हैं मेंबर, वो हमारे साथ खेलते हैं MP, वो हमारे साथ खेलते हैं MLA, वो हमारे साथ खेलते हैं मुख्यमंत्री, हमारे साथ खेलते हैं मंत्री, हमारे साथ खेलते हैं प्रधानमंत्री, और हम तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हम इतने लालची हैं, हम इतने स्वार्थी हैं कि अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों के विषय में हम सोच ही नहीं पा रहे।
हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भारत के अंदर एक गजवाई हिंद चल रहा है। हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसके क्या नकारात्मक, ठीक है अगर आपने वोट ले ली, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उनकी वोट लिए, उनके जो उनके लीगल वो है, उनके लिए आप कार्य कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप कार्य क्या कर रहे हैं, आप इलीगली उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इलीगल एक्टिविटीज में, असंवैधानिक एक्टिविटीज में जो आप सपोर्ट कर रहे हैं। मुगलों के काल की जमीन आप उन्हें देना चाहते हैं, तो भाई ये मुगलों का तो ने तो पूरा देश कब्जा लिया था, तो कल को कह देंगे पूरा वक्त हो पड़ा है, आप यहाँ से भागिए, तो आप भाग जाएंगे, आपकी जनरेशन भाग जाएंगी, आपकी जनरेशन बुर्का ओढ़ लेगी। बताएं आप, अखिलेश जी की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, क्या वो आने वाले समय में इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप हिम्मत देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने सपोर्ट में करा तो बोले नहीं हम तो इनको बर्बाद कर देंगे। नीतीश जी उन्होंने सपोर्ट किया, नहीं हम तो उन्हें बर्बाद कर देंगे। तो क्या है ये एक तरीके का प्रेशर इस्टेब्लिश करना है, एक तरीके का दबाव बनाना है, एक मानसिक दबाव बनाना है कि यदि आप हमारी से मिलकर के चलोगे तो आप भारतीय राजनीति में सफल हो सकते हो, अदरवाइज सफल नहीं होगे। देखिए क्या था, अगर हम बात करें 1947 से, तो उन्होंने एक पक्ष लिया, ब्राह्मणों का पक्ष। मैं भी ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूं, और वो ब्राह्मणों से मिल गए, एससी, ब्राह्मण और मुस्लिम का एक समूह उन्होंने बना दिया, और वो अपने हित साथ थे। उसके बाद में अगर हम 90 के दशक की बात करें, जब वीपी सिंह जी के आए थे, उसके बाद में उन्होंने दूसरा अलायंस, ओबीसी, एससी, और अब वो उनके गुण गाने लगे, लेकिन उनका बेसिक उद्देश्य क्या था, सरिया को हमें लाना है, हमें जिहाद करना है, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। धीरे धीरे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करना शुरू करा, सरिया का बोलना शुरू करा, उन्होंने धीरे धीरे आपका वक्फ बोर्ड लाए, धीरे धीरे लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हवा में उड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये एक वास्तविकता है, आप इससे निकल नहीं सकते, आप इससे भाग नहीं सकते। आज भाग रहे हैं, देखिए कबूतर अगर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर ले, तो ऐसा नहीं है कि बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, ये उनका पॉलिटिकल गेम है, जिसमें ये उनका पॉलिटिकल ट्रैप है, जिसमें हिंदू समाज फंसा हुआ है। वो पर्टिकुलर जातियों को उठाते हैं और उन्हें सपोर्ट के नाम पर उन पर एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं, उन पर एक नैतिक दबाव बनाते हैं कि हमने वोट दिया है आपको और आप हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। और उस नैतिक दबाव में हमने पश्चिमी बंगाल में देखा, इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, लेकिन ममता जी कुछ नहीं बोल रही। ब्राह्मण है, मैंने भी उन्हें सपोर्ट, मैं भी उन्हें चाहता था यार ठीक है ब्राह्मण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने देश को, अपने सनातन को हम खत्म कर रहे हैं। अखिलेश जी का पॉलिटिकल लाभ हो सकता है, लेकिन सारे हीरों का, सारे यादवों का पॉलिटिकल लाभ नहीं है। अखिलेश जी कंसवंशी हो सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज भी भारत का यादव अगर किसी के नाम से चलता है तो वो कृष्ण वंश के नाम से चलता है। तो फ्रेंड्स, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जिस प्रकार की वो कर रहे हैं देश के अंदर, ये बहुत ही विचारणीय है, बहुत ही सोचने वाली बात है। नेक्स्ट, मेन सिक्योरिटी फोर्सेस, जब आप सारी चीजें उन्हें दे देंगे देश के अंदर से और देश के बाहर से, देश के अंदर से, तो जिस तरीके से अटैक करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से देश को कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, जिस तरीके से उनका एग्रेसिव बिहेवियर है, जिस प्रकार से वो देश के अंदर अलग से सघन मुस्लिम बस्तियां बसाते चले जा रहे हैं, इसमें ना फोर्स घुस पाए, ना आपका मिलिट्री घुस पाए, ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और वो घुस पाए। तो अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं वो बना लेंगे तो मेन सिक्योरिटी फोर्सेस ही उनके अंदर में कैसे नहीं आएगी। नेक्स्ट, जुडिशियल एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी जुडिशरी क्या करती है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, पुलिस तो पहले ही पैरालाइज कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल प्रोसेस क्या होगा, केवल ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, खत्म। तो ऑर्डर 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 खत्म हो जाएगा।
अगर वो औदल 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 खत्म हो गया, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, सरिया आ गई, जिस प्रकार से आज हमारी कोर्ट्स इस बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, आज हमारी व्यवस्थापिका, आज हमारी विधायिका इस बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, केवल औदल 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 रह जाएगा। संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए आप रह जाएंगे। आज इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जुडिशियली प्रोसेस उनका पूरी तरीके से तैयार है, उनके पास में शरिया पढ़े हुए लॉयर्स होंगे, उनके पास में शरिया पढ़े हुए उनका शरिया एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल प्रोसेस आसानी से वो कैप्चर कर सकते हैं, एडवोकेट्स उनके पास में है, जजेस उनके मौलाना है। तो आप ऑर्डर 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 को अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर बनाए रखना है, तो ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इसे अभी से नियंत्रित करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां तक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कोई कमी नहीं है। जब सारी चीजें उनके कंट्रोल में आ जाएंगी तो आप कहाँ जाएंगे? एनर्जी कंट्रोल करना बहुत आसान है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो हम संवैधानिक दायरे में रह करके बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और संविधान को भी इस तरीके से बाउंडेड करे दे रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। वो हम दिख रहे हैं कि वो क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुगल कालीन बातें कर रहे हैं, जो 300 वर्ष पहले 300 वर्ष जो मुगल कालीन शासन रहा उसकी बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो सारी जमीनें, वो सारी जितने भी हमारे पास में ऐतिहासिक धरोहर हमारी हैं, सबको वो वक्त के नाम पर हड़प ले। वो चाह रहे हैं कि नजूल की जमीनों को हड़प लिया जाए, वो चाह रहे हैं कि सरकारी जमीनों को हड़प लिया जाए, वो चाह रहे हैं कि जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, उनको हड़प लिया जाए, और वो हड़प रहे हैं और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आज उसमें सपोर्ट कर रही हैं। अगर ऐसा चला तो निश्चित रूप से आप गजवाए हिंद होने से रोक नहीं सकते, जो एक स्थिति तक बहुत आगे बढ़ चुका है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो उनके टूल्स हैं, लैंड जिहाद वक्फ बोर्ड के नाम पर वो कर रहे हैं, और फिर धीरे 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 अलग से मुस्लिम सघन बस्तियां वो बसा रहे हैं। जो मुस्लिम सघन बस्तियां हैं उसमें अगर कुछ लोग हिंदू होते भी हैं तो कहीं हड्डी फेंक दी, कहीं 50 लोग कलेक्ट हो गए, गाली गलौज करने लगे, लड़कियों को छेड़ने लगे, बच्चियों को छेड़ने लगे, बुग्गियां खड़ी कर दी। अभी मैंने फेस किया था एक मुकदमा, अभी भी चल रहा है वो। उन्होंने बुग्गियां खड़ी करनी शुरू कर दी, भैंसे खड़ी कर देते थे, कुछ गेटे लगेगा, तो बड़ा लंबा बवाल उसमें मचा। और वो कहने लगे सरकारी जमीन, सरकारी सड़क को वो कहने लगे, जो 68 के मेरे बैनामे में लिखी हुई है उसे ये कहने लगे कि ये हमारी व्यक्तिगत संपत्ति सड़क। आज भी वहां पर वो बुग्गी खड़ी कर रहे हैं, हालांकि अंदर नजूल की जमीन बेचती। आज भी वो उसे सरकारी आज वो केस हार गए, लेकिन वो नंगे होने लगे थे, पॉक्सो उनके ऊपर लगा हुआ है। मैं उस केस को फेस कर रहा हूं। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं देश के अंदर, लैंड जिहाद के रूप में इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। सघन बस्तियां वो बसाना चाहते हैं धीरे 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 धीरे। और सबसे बड़ी बात एक और देखने में मुझे आई है, जिनके पास में लैंड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, मकान है, उनके पास में नजूल की जमीन है, नजूल की जमीनों में उन्होंने मकान बना रखे हैं। अरे भाई, जब आपके पास में ऑलरेडी लैंड है तो आप वहां पर अपना मकान बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें जमीन कब्जा नहीं है। उससे भी एक मजेदार बात यह है कि जो अ, आपकी रेजिडेंशियल लैंड है, जो उन्होंने नजूल की भूमि कब्जा भी रखी है रेजिडेंशियल लैंड के रूप में, एक उसकी लिमिट होनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या लिमिट होनी चाहिए, कितने गज का प्लॉट आप दे सकते हैं कितने परिवारों को, या कितने उसका आप फ्लैट दे सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लैंड। एक आदमी के पास में 50 गज है, एक के पास में 500 गज है, एक के पास में 5000 गज है। मतलब एक कोई नियमावली हमारे पास में नहीं है कि किसी भी एक परिवार के पास में कितने गज या कितने कमरों का फ्लैट हो सकता है, या कितने गज लैंड हो सकती है। जिसने जितनी घेरनी, जिसमें जितनी ताकत है, जिसका जितना बड़ा डंडा है, जिसका जितना पॉलिटिकल अप्रोचेज है, उतनी लैंड है। तो मैं गवर्नमेंट से निवेदन ही कर सकता हूँ कि भाई इस तरीके की एक नियमावली होनी चाहिए। पहली बात तो जिनके पास में
एग्रीकल्चरल लैंड है या अदर टाइप के सोर्सेस है, देन आपको नजूल की भूमि की या सरकारी सार्वजनिक भूमि की अलग से क्या आवश्यकता है? आप उसमें जाकर के अब देखिए ना, आप उसमें जाकर के बनाइए। आपके पास में बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन आपने बुग्गी कहाँ खड़ी कर रखे हैं? सड़क पे खड़ी कर, ट्रैक्टर कहाँ खड़े कर रखे हैं? सड़क पे कर रखे हैं, ट्रॉली कहाँ खड़ी कर रखे है? आपके पास में लैंड, आपके पास में घेर है, आपके पास में घर है, आपने हैरो डाल दिए, आपने मदरसे बना दिए नजूल की जमीन। तो व्यक्तिगत संज्ञान में तो ये लैंड जिहाद के रूप में चल रहा है। लव जिहाद आप देख ही रहे हैं, जो शरीर से बच्चियों के टुकड़े निकल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जिहाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ हम देख रहे हैं शरीयत के रूप में। रेडिकल जिहाद, डराना, धमकाना, मार देना, सर कलम कर देना। जाकिर नाइक जी का मैं एक बार सुन रहा था, भाई मैं कुरान तो पढ़ता नहीं, लेकिन जाकिर नाइक जी को कभी कभी सुन लेता हूँ कि किस तरीके का बेवकूफाना वक्तव्य वो देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अभी उनका बार बार एक वक्तव्य जरूर आता है कि जो भी काफिर है उनका कत्ल जायज, जहां भी आप काफिरों को देखो उनका कत्ल करो। और सूरह तौबा में सूरा 9 और आयत 5 में इस वक्तव्य को दिया जाएगा। मैं तो कुरान पढ़ा नहीं, लेकिन जब वो कह रहे हैं अपने कुरान की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ठीक ही होगी। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हमारे देश में कितने लोगों का सर कलम हुआ है पागलपन के चक्कर में, ये आप देख ही रहे हैं। और हमारे देश में नहीं, पूरे वैश्विक स्थिति यही है। सिक्योरिटी फोर्सेज जिहाद मैंने आपको बता ही दिया, कल्चरल जिहाद, डी कल्चरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी देश को खत्म करना है, किसी भी संस्कृति को खत्म करना है, किसी भी धर्म को खत्म करना है, तो उसकी संस्कृति को आप खत्म कर दीजिए। कल्चरल जिहाद हमारे यहाँ चल रहा है। हमें एक तरफ पर्दा प्रथा हमारी खत्म की जा रही है, ठीक है आप कम करें, लेकिन हमारा एक सिस्टम है, हमारे जो भगवान है, देवी देवता है, उनका मजाक, हालांकि अब बीजेपी आई है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक पदयात्राएं निकलती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, जो हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं, उसमें किस प्रकार से आक्रमण होता है ये हम देख रहे हैं। अभी भी रामनवमी के जुलूस पर कहीं पत्थरबाजी की खबर थी। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इसे हमें सोचना है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारी जाति के हो सकते हैं, लेकिन यदि वो सनातन विरोधी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशंस को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेसी रहा हूं, बट मैं सनातनी पहले हूं, मैं हिंदू पहले हूं। निश्चित रूप से अगर हिंदू धर्म को कोई अपमानित करने की बात करेगा, अगर सनातन को कोई अपमानित करने की बात करेगा, वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों ना हो, वो प्रियंका जी क्यों ना हो, वो राहुल गांधी जी क्यों ना हो, निश्चित रूप से मैं उनका विरोध करूंगा। और जिन जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट वोटिंग किया है, वक्फ बिल जो आया है, अमेंडमेंट बिल, इसके अगेंस्ट जिस जिस एमपी ने विरोध में वोट किया है, आपको निश्चित रूप से उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के हैं, और उनके अगेंस्ट वोट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा जातिगत कहीं लाभ हानि हो रही है, ठीक है, आप अपनी ही जाति का दूसरा आदमी खड़ा कर दीजिए, लेकिन ऐसा खड़ा कीजिए जो सनातन का विरोध न करे, जो इस्लामिक जिहाद का सपोर्ट ना करे, जो गजवाए हिंद का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सपोर्ट ना करे। इस प्रकार के लोगों को लेकर के लाइए अपनी जातियों को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा कहने का केवल तात्पर्य ये है कि इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए, गजवाए हिंद को सपोर्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। कौन आता है इससे हमें कोई फर्क नहीं। तो फ्रेंड्स, इस पर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।